स्वागत है आपका अपने चैनल एकलव्य स्टडी पॉइंट पे। और मेरा नाम है सचिन और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 की फिजिकल एजुकेशन चैप्टर 8 है जिसका नाम है जीव यांत्रिकी एवं खेलकूद, जिसको हम कहते हैं बायो मैकेनिक्स एंड स्पोर्ट्स। तो आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन है, इंग्लिश की ई बुक अवेलेबल है क्लास 12 की जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में आने के चांसेस रहते हैं। तो वो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप परचेज कर सकते हैं हमारे मोबाइल ऐप एकलव्य ऑफिशियल में जाके। आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, आपकी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे वहां पे बता सकते हैं। मेरा यूजर नेम आपके सामने है। आज की इस वीडियो का कंटेंट देख लेते हैं, सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें क्या क्या पढ़ना है इस चैप्टर में। तो मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ बायोमैकेनिक्स इन स्पोर्ट्स ये पढ़ेंगे हम, ठीक है, जिसमें हम अर्थ देखेंगे और इसका महत्व देखेंगे जीव यांत्रिकी का स्पोर्ट्स के अंदर भी। और टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स, ठीक है, गतिविधियां कितने तरीके की होती हैं, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन और एडक्शन। और फिर लास्ट में हम पढ़ेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, ठीक है, न्यूटन के गति के नियम पढ़ेंगे और इसका किस तरीके से उपयोग होता है स्पोर्ट्स के अंदर। तो आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला टॉपिक है जीव यांत्रिकी का अर्थ, यानी कि मीनिंग ऑफ बायोमैकेनिक्स। तो इसमें इसका मीनिंग बताते हुए ये इसमें लिखा है कि मनुष्य के शरीर का मशीन के रूप में अध्ययन करना, यानी कि जो ह्यूमन बॉडी होती है उसकी स्टडी करना। कैसे? मशीन के रूप में, ठीक है, मनुष्य के शरीर का जो अध्ययन करना मशीन के रूप में। और शरीर की गति को प्रभावित करने वाली आंतरिक तथा बाहरी शक्तियों का अध्ययन करना, यानी कि जो हमारी बॉडी होती है, जो हमारी शरीर होता है उसकी गति, ठीक है, जो हमारी बॉडी की गति है उसको प्रभावित करने वाले कुछ इंटरनल और कुछ एक्सटर्नल फोर्स होते हैं, ठीक है, आंतरिक तथा बाहरी शक्तियां होती हैं, उनको पढ़ा जाता है। तो सिंपल सी बात है इसमें, ठीक है, मनुष्य के शरीर का हमें मशीन के रूप में अध्ययन करना होता है और जो हमारी बॉडी की गति होती है उसको प्रभावित करने वाली जो शक्तियां होती हैं, चाहे वो आंतरिक हो चाहे वो बाहरी हो, उसकी स्टडी हम करते हैं। अब जीव यांत्रिकी का महत्व क्या होता है स्पोर्ट्स के अंदर, ठीक है, जीव यांत्रिकी की क्या इंपॉर्टेंस है बायोमैकेनिक्स की। तो एक तो तकनीक सुधार में मदद, ठीक है, क्योंकि ये जो जीव यांत्रिकी के कुछ नियम होते हैं इसमें क्या होता है, हमारी जो टेक्निक होती है उसमें काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट आ सकती है अगर हम जीव यांत्रिकी की, यानी कि जो हमारा बायोमैकेनिक्स के सजेशंस के अनुसार अगर हम काम करें और हम उचित विधि से फिर उस काम को हम कर पाएंगे खेलों के अंदर। और क्या होता है, जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे लिखा है गोला फेंक। आपने एक खेल सुना होगा गोला फेंक वाला, ठीक है, गोला फेंक खेल के पहले परंपरागत तकनीक का इस्तेमाल होता था। गोला फेंक जो खेल है उसमें पहले जो मतलब ट्रेडिशनल जो एक पहले परंपरागत जो टेक्निक चली आती थी उसका इस्तेमाल किया जाता था। पर बाद में जीव यांत्रिकी की हेल्प के बाद जब ये बायोमैकेनिक्स के नियम आए तो उसके बाद क्या हुआ, एक न्यू टेक्निक आई जिसको हम कहते हैं डिस्को पट, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, थोड़ा सा सुधार हुआ टेक्निक के अंदर। और एक और एग्जाम्पल है हमारे सामने, खेल उपकरणों के सुधार में सहायता। जो जीव यांत्रिकी होती है, जो बायोमैकेनिक्स होती है, ये क्या करती है, खेल के जो इक्विपमेंट्स होते हैं, खेल के उपकरण होते हैं, हम उसमें अंदर क्या क्या हम सुधार कर सकते हैं इसकी भी मतलब हमें हेल्प मिलती है जीव यांत्रिकी से। अगर हम जीव यांत्रिकी के सजेशंस के अनुसार चलते हैं तो हमारे जो खेल के उपकरण होते हैं उनको हम सुधार सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल, ऊंची कूद जो हाई जंप होती है, ऊंची कूद में जीव यांत्रिकी के सजेशन के अनुसार जीव यांत्रिकी का नियम ये कहता है कि रेत पर ना करके हमें गद्दे पर करनी चाहिए ये जो ऊंची कूद है। गद्दे पर इसलिए क्योंकि इससे चोट नहीं लगेगी, हमें चोट से बच सकते हैं, ठीक है, और चोट लगने का खतरा कम हो जाता है। और क्या है आगे देखते हैं। खेल प्रशिक्षण में सुधार, जो खेल का जो प्रशिक्षण होता है ट्रेनिंग में, हम इसमें काफी ज्यादा सुधार कर सकते हैं अगर हम जीव यांत्रिकी के सजेशंस या जो जीव यांत्रिकी जो सुझाती है अगर हम वो काम करें। जैसे फॉर एग्जांपल, शक्ति बढ़ाने के लिए जीव यांत्रिकी के सजेशन के अनुसार अगर आपको अपने अंदर स्ट्रेंथ बढ़ानी है, शक्ति बढ़ानी है, तो जीव यांत्रिकी का सजेशन ये कहता है कि हमें आइसोटोनिक पद्धति, यानी कि आइसोटोनिक जो हमारे वर्कआउट्स होते हैं, आइसोटोनिक जो हमारे व्यायाम होते हैं उसको हमें करना चाहिए, ठीक है, इससे हम अपनी शक्ति बढ़ा सकते हैं, जो कि शक्ति बढ़ाने में काफी ज्यादा प्रभावशाली होते हैं। वेट लिफ्टिंग कर लिया, ठीक है, ये सब आइसोटोनिक के अंदर आता है आपका। तो इसमें हम क्या आइसोटोनिक वगैरह का अब आगे एक चैप्टर भी आएगा उसमें आपको और अच्छे से पढ़ाऊंगा, लास्ट चैप्टर है शायद वो आपका। तो अभी आपको इतना ही देखना है कि जीव यांत्रिकी कैसे कैसे हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा गतिविधियों के प्रकार। मूवमेंट्स के कितने टाइप्स होते हैं, टाइप ऑफ मूवमेंट्स। तो पहला होता है फ्लेक्शन, दूसरा होता है एक्सटेंशन, तीसरा होता है एबडक्शन, चौथा होता है एडक्शन। मूवमेंट्स यानी कि गतिविधि, हम अपने हाथ पैर जो हिलाते हैं। आपको नाम से कंफ्यूजिंग लग रहा है तो मैं आपको फोटो दिखाता हूँ, तो शायद आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले है हमारा, आप देखो फ्लेक्शन, कोई इंसान सीधा खड़ा है, हाथ को आगे लेके जाता है अगर वो, ठीक है, ऊपर की ओर उठा के आगे ले जाता है तो ये फ्लेक्शन है। पैर है, पैर सीधे थे, पैर को उठा के ऊपर की तरफ ले गए, ये फ्लेक्शन है। एक्सटेंशन में क्या होगा, जो चीज हम ऊपर ले गए थे उसको वापस लेके आ रहे हैं, उसका उल्टा फ्लेक्शन का, ठीक है, आगे हाथ या ऊपर ले गए थे तो उसको वापस ले आए। वैसे ही पैर हम
ऊपर ले गए थे उसको वापस सीधा कर दिया, तो ये आपका एक्सटेंशन, ठीक है। फ्लेक्शन मतलब आगे की तरफ, एक्सटेंशन वापस। ऐसे ही अगर हम सर का एग्जांपल लेते हैं तो फ्लेक्शन में सर को आगे ले जाएंगे, एक्सटेंशन में उसका उल्टा हो जाएगा। बहुत सिंपल है। अब इसको अंदर एक बार इसकी परिभाषा देख लेते हैं क्या है। फ्लेक्शन एक ऐसी प्रक्रिया है, सॉरी, फ्लेक्शन एक ऐसी क्रिया है जिसमें जोड़ में शामिल अस्थियों के बीच का कोण कम हो जाता है। यानी कि अभी मैंने आपको फोटो में दिखाया था, जो हमारे जॉइंट्स होते हैं उसकी जो हड्डियां होती हैं उसके बीच का जो कोण है, जो एंगल है, वो कम हो जाता है फ्लेक्शन के अंदर। और ये जो क्रिया होती है ये हमेशा फ्रंटल अक्ष पर हमारी होती है, याद रखना है आपको। उदाहरण के लिए कोहनी को मोड़ना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है हमारा एक्सटेंशन। और अगला है हमारा एक्सटेंशन यानी कि विस्तारण। फ्लेक्शन को हिंदी में अंकुचन कहते हैं, जबकि एक्सटेंशन को हम विस्तारण कहते हैं। तो विस्तारण में क्या होता है कि ये ऐसी क्रिया है जिसमें जो जोड़ में शामिल अस्थियां होती हैं उनका कोण बढ़ता है, क्योंकि विस्तार होगा तो वो चीज बढ़ेगी। अंकुचन मतलब वो चीज वापस, मतलब वो कम होगी, ठीक है। फ्लेक्शन और एक्सटेंशन, एक्सटेंशन का मतलब ही विस्तार होता है, तो इसमें तो हम याद रख सकते हैं कि इसमें जो अस्थियों का बीच का कोण होगा वो हमेशा बढ़ेगा, विस्तृत होगा। और ये क्रिया भी हमारी फ्रंटल अक्ष पर ही होती है। और एग्जाम्पल के लिए कोहनी को मुड़ी हुई स्थिति से वापस सीधा कर लेना, ये भी हमारा इसी के अंदर आ जाता है। तीसरा है हमारा एबडक्शन। एबडक्शन का मतलब होता है अपवर्तन। और इसमें क्या होता है, इस क्रिया में हमारे शरीर का क्रियाशील भाग, ठीक है, ये वर्डिंग थोड़ी सी हार्ड है पर इसको ध्यान से सुनना। इस क्रिया में क्या होता है, जब हम अबडक्शन कर रहे होते हैं तो इस क्रिया में हमारे शरीर का जो क्रियाशील भाग होता है, जो एक्टिव पार्ट होता है हमारी बॉडी का, वो शरीर की मध्य रेखा से दूर हो जाता है। और ये क्रिया हमेशा फ्रंटल प्लेन पर होती है। और उदाहरण के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है हाथ को सीधा रखकर कंधे को ऊपर उठाना, जैसा कि आप इस फोटो में देख सकते हैं। एबडक्शन के लिए आप क्या करोगे, हाथ सीधा है तो अगर हम हाथ को ऊपर की तरफ ले जा रहे हैं, कंधे को ऊपर की तरफ उठा रहे हैं, तो ये हमारा एबडक्शन है। वापस लेके आ रहे हैं तो वो एडक्शन, इसका उल्टा हो जाएगा। तो एबडक्शन, आशा करता हूँ समझ में आया होगा इस फोटो से। हाथ सीधा नॉर्मल पोजीशन में, इसको हम ऊपर ले जा रहे हैं कंधे की तरफ, तो हमारा ये एबडक्शन कहलाएगा। और आगे बढ़ते हैं। फोटो में बाकी आपने एडक्शन देख ही लिया होगा, इसका उल्टा है, एक बार इसकी परिभाषा भी पढ़ लेते हैं। यह गति एबडक्शन की बिल्कुल उल्टी होती है, ठीक है, एबडक्शन की। और ये गति शरीर के अग्राचल तल में समीमितार्धी अक्ष पर होती है, ठीक है। ये हमारे शरीर का जो अग्राचल तल होता है, ठीक है, शरीर, ये जो गति होती है एडक्शन, बिल्कुल एबडक्शन की उल्टी होती है। और इस गति का जो होता है, मतलब इसमें शरीर का कोई अंग शरीर के मध्य रेखा से गुजरने वाली काल्पनिक रेखा के पास लाया जाता है। जैसे कंधे से ऊपर उठाया हुआ जो हाथ है, और उसको वापस हाथों को धड़ की ओर लाना, वापस उसको फिर हम अपने अंदर की ओर ले आते हैं, जैसे कि आप फोटो से समझ सकते हैं। एबडक्शन में ये हमारा फ्रंटल अक्ष पे जो है, इसमें ये हो रहा है, और इसमें क्या होता है, ऊपर की तरफ जा रहा है कंधे की तरफ। जबकि एडक्शन में वापिस आता है जो हमारा हाथ होगा या जो भी क्रियाशील हमारा भाग होगा। इसके बाद है न्यूटन के गति के नियम, ठीक है। न्यूटन के लॉ ऑफ मोशंस, क्या उसने गति के नियम दिए थे, न्यूटन जो साइंटिस्ट थे। तो आइए देखते हैं, वन बाय वन करके हम देखेंगे। पहला नियम है जड़ता का नियम। जड़ता का नियम, जिसको जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है, ये गति का पहला नियम है, इसकी विशेषता याद रखना। दूसरा है, इस नियम के अंदर ये कहा गया है कि एक स्थिर वस्तु तब तक स्थिर अवस्था में रहेगी जब तक उस पर कोई बाहरी बल ना लगाया जाए, जैसे कि स्प्रिंट दौड़ और कुश्ती करना, वेट लिफ्टिंग करना। आपको मैं बताता हूँ कि मतलब ये एक स्थिर वस्तु तब तक स्थिर अवस्था में रहेगी जब तक उसमें कोई बाहरी बल ना लगाया जाए। मतलब कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, वो पड़ा है, वो स्थिर रहेगा जब तक हम उस पर कोई अपना भारी बल नहीं लगाते। कुश्ती करते हैं तो सामने वाला खड़ा रहता है स्थिर, उसको हम भारी बल लगा के उसको हम हिला डुला सकते हैं, ठीक है। वेट लिफ्टिंग करते हैं, हम अपने को मतलब क्या करते हैं कि हम बल लगाते हैं तभी हम उसको हिला पाते हैं वस्तु को, जो हम वेट लिफ्टिंग करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा पहला नियम कहता है कि कोई भी स्थिर वस्तु है वो तब तक स्थिर ही रहती है जब तक उस पर कोई बाहरी बल हम ना लगाएं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं एग्जाम्पल में कुश्ती है, जैसे कि सामने वाला बंदा जो भी होगा वो स्थिर है, ठीक है, उसको हम अगर बाहरी बल अपना लगाएंगे तो हम उसको हिला सकते हैं, उसमें मूवमेंट होगी, उसमें गति होगी। और सेकंड है हमारा त्वरण का नियम, ठीक है, लॉ ऑफ एक्सीलरेशन। और इसमें क्या होता है, त्वरण के अंदर ये गति का दूसरा नियम होता है। और किसी वस्तु में उत्पन्न त्वरण, यानी कि जो एक्सीलरेशन आएगा, कितनी तेज गति से वस्तु जाती है, ठीक है, तो वो उस पर प्रहार करने वाली शक्ति के समानुपातिक होता है। यानी कि जितनी गति से हम प्रहार करेंगे उतनी तेज वो वस्तु जाएगी। फॉर एग्जाम्पल आपको बताऊं मैं, फुटबॉल है, फुटबॉल जितनी तेज किक मारोगे उतनी तेज फुटबॉल उसकी स्पीड होगी फुटबॉल की, ठीक है।
और इसमें एक चीज और लिखी हुई है, यदि दो अलग अलग भार वाली वस्तुएं, ठीक है, एक वस्तु 10 किलो की है, दूसरी है 1 किलो की, या मतलब आप समझ लो थोड़ी इससे कम है, तो इसमें जो हल्की वस्तु होगी वो तीव्र गति से चलेगी, जबकि भारी वस्तु, अब मान लो फुटबॉल 10 किलो की है, उसको किक मारोगे तो वो क्या होगा, उसमें स्पीड ही नहीं होगी, जबकि हल्की फुटबॉल को किक मारोगे तो वो उतनी तेज जाएगी। तो सिंपल सा है इसमें, जितना मतलब हम जोर लगाएंगे, बाहर से प्रहार करेंगे, उसी के समानुपातिक होगा। फॉर एग्जाम्पल आपके सामने यहाँ पे इमेज यहाँ पे लगाई गई है, आप देख सकते हैं। तीसरा है प्रतिक्रिया का नियम, ठीक है। प्रतिक्रिया का नियम आप सब जानते ही होंगे, और इसमें ये जो है, एक तो ये गति का तीसरा नियम है, और प्रत्येक क्रिया की हमेशा बराबर तथा विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ये आपने बहुत बारी सुना होगा, मान लो दीवार है, दीवार पे फूल फेंकोगे रबड़ की, वो वापस आपके पास आएगी, जो क्रिया करोगे उसकी बराबर, जितनी तेज फेंकोगे बोल तेजी से वापस आएगी। और इसमें उदाहरण के लिए लिखा हुआ है, जैसे कि एक नाविक जो नाव चलाता है, जितनी शक्ति से चप्पू वो घुमाएगा, अपना चप्पू जितनी गति से घुमाएगा, नाव जो है मतलब उतनी ही शक्ति से आगे जाएगी, जितनी जल्दी वो चप्पू चलाएगा, नाव जो होगी वो उतनी ही शक्ति से आगे जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा होता है, हमारा जो नियम है तीसरा, प्रतिक्रिया का नियम। तो इस तरीके से हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। आपका कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं वीडियो आपको कैसी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।